मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। चरित्रहीन औरत, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी को। मैं सच कह रही हूँ महाराज, मैं कोई वैश्य नहीं हूँ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, फिर किसी वैश्य की हिम्मत नहीं होगी हमारे राज्य में ऐसे गलत काम करने की। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत जलाइए। विधिपुर नामक राज्य में राजा केशव चौहान नाम के एक राजा रहते थे। राजा की पत्नी रानी आरती बहुत सुंदर थी, जिस कारण उनको अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। राजा को अपनी पत्नी का यह अहंकारी रूप कुछ खास पसंद नहीं था। दासियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी आज्ञा के बिना मेरे इस सुंदर वस्त्रों को हाथ लगाओ। महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम बस आपके वस्त्रों को सही ढंग से रख रहे थे। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग अपने इन गंदे हाथों से मेरे वस्त्रों को छू रही थी। रानी अपनी दासियों पर क्रोधित हो रही थी। तभी वहाँ राजा केशव आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महारानी, आप इन पर क्यों क्रोधित हो रही हैं? राजा के पूछने पर रानी राजा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा कहते हैं, महारानी, क्या हो गया आपको? अगर उन्होंने आपके वस्त्रों को हाथ भी लगा लिया तो क्या हुआ? ये भी तो इंसान हैं। महाराज, आपको क्या लगता है मैं इन नीच लोगों के हाथ लगे वस्त्र अब पहनूंगी? कभी नहीं। रानी यह कहकर क्रोध में अपने सारे वस्त्रों को आग लगा देती है। महारानी के इस रवैये को देखकर राजा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में भरत सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। वह एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा माने जाते थे। मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? राज्य में क्या चल रहा है? महाराज, राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पास के गांव में कुछ वेश्याओं ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। ठीक है मंत्री जी, आज ही हम उन वेश्याओं का कुछ करते हैं। राजा यह कहकर मंत्री के साथ उन वेश्याओं के अड्डे पर जाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं आखिरी बार तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे राज्य से नहीं गई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। आपका आदेश शर आंखों पर महाराज, लेकिन हम क्या करें? हम ठहरी गरीब औरतें, हमें काम पर कौन रखेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम मेरे राज्य से चली जाओ। दुष्ट राजा यह कहकर क्रोध में वापस चले जाते हैं। इधर राजा केशव मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हम राज्य के दौरे पर नहीं गए। आज हम दौरे पर जाना चाहते हैं, आप तैयारियां कीजिए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। कुछ देर बाद राजा मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। एक गांव में पहुंचकर वह एक लड़की को रोता हुआ देखते हैं। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इस पूरे संसार में अकेली रह गई हूँ। माँ उठो, आंखें खोलो माँ। निधि अपनी माँ की मौत पर तड़प तड़प कर रो रही थी। तभी राजा उसके पास जाकर कहते हैं, सुनो, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? मेरा नाम निधि है। मैं इसी गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और आज मेरी माँ का निधन हो गया है। राजा को निधि के बारे में सुनकर थोड़ा दुख होता है। फिर राजा निधि से पूछते हैं, निधि, क्या तुम्हारे माँ के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है जिसके पास तुम जाकर रह सको? नहीं महाराज, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा निधि की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप अंतिम संस्कार का बंदोबस्त कीजिए और फिर निधि को हमारे महल लेकर आइए। राजा ये कहकर महल वापस चले जाते हैं।
फिर मंत्री जी निधि की माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद निधि को महल ले आते हैं। महाराज, मैं निधि को लेकर आ गया। निधि, जैसा कि तुमने बताया, इस दुनिया में तुम्हारा और कोई नहीं, इसलिए तुम यहाँ हमारे महल में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। निधि, वैसे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी महाराज, मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निधि की बात सुनकर राजा निधि को वहां से जाने का आदेश देते हैं। महाराज, यह आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रानी के पूछने पर राजा सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर रानी अंदर ही अंदर क्रोध से तिलमिला उठती है और अपने मन में सोचती है, यह निधि तो फिर से वापस आ गई। मैं जितना इसे राजा से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, यह उतना ही उनके और करीब आ जाती है। इसे यहाँ से दफा तो करना ही होगा मुझे। हाँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे निधि तो क्या, निधि का साया भी इस महल में दोबारा वापस ना आ सके। रानी जलन में इतनी अंधी हो जाती है कि वह सही गलत का फर्क ही भूल जाती है और फिर वह अपने दिमाग में उल्टी सीधी योजना बनाने लगती है। दूसरी तरफ चिड़िया निधि से कहती है, निधि, तुमने महाराज को सच क्यों नहीं बताया? चिड़िया के पूछने पर निधि उसे अपने मन में आने वाली सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चिड़िया कहती है, मगर तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कुछ दिनों बाद रानी, निधि बहुत अच्छी लड़की है। वो जब भी बोलती है कितना अच्छा बोलती है। मुझे लगता है आपको भी उसकी तरह धीमा बोलना चाहिए। निधि की तारीफ सुनकर रानी अंदर ही अंदर आग बबूला होती है और फिर अपने मन में सोचती है, इससे पहले कि राजा का दिल निधि पर आए, मैं इस निधि की बच्ची का काम तमाम कर दूंगी। रानी यह सोचकर गुस्से से अपने कक्ष से बाहर निकल जाती है। तभी राजा उन्हें देखते रह जाते हैं। निधि, उठो। जी जी महारानी, क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ये गहने और ये वस्त्र मुझे पहन कर दिखाओ। लेकिन महारानी, मैं आपके गहने और वस्त्र कैसे पहन सकती हूँ? निधि, मैं जानती हूँ कि तुम झिझक रही हो, लेकिन इस पूरे महल में मेरे बाद अगर कोई सुंदर है तो वह तुम हो, और मैं सुंदर लोगों को ही पसंद करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब पहनकर मुझे दिखाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि बाद में मेरे पहनने पर यह चीज मुझ पर कैसी लगेगी। क्षमा करें महारानी, मैं आपके वस्त्र नहीं पहन सकती। चुप रहो और मुझे पहन कर दिखाओ। रानी के थोड़ा गुस्सा करने पर निधि डरकर रानी के सारे वस्त्र और गहने पहन लेती है और तैयार होकर रानी को दिखाती है। यह निधि तो सजने संवरने पर वाकई कोई अप्सरा लग रही है। अगर इसे महाराज ने देख लिया तो वह इसे अपनी पत्नी बनाने में एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे। ऐसा कुछ हो, इससे पहले ही मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ। रानी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी निधि कहती है, महारानी, क्या अब मैं यह वस्त्र उतार दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस वस्त्र में बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ महल के बाहर चलो। इस रात के समय हम कैसे महल के बाहर जा सकते हैं? निधि, यह मेरा आदेश है और तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। रानी यह कहकर निधि को महल से बाहर ले जाती है और एक अजीब सी जगह पर लाकर उससे कहती है, निधि, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं? नहीं निधि, कुछ नहीं होता, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रानी यह कहकर निधि को उस अजीब जगह पर छोड़कर चली जाती है और फिर महल जाकर राजा से कहती है, महाराज उठिए। क्या हुआ महारानी, आप आधी रात को इतना परेशान क्यों हैं? महाराज, आपको नहीं पता, यह निधि कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक वेश्या है। क्या? ये क्या कह रही हैं महारानी आप?
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ महाराज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ खुद चलकर देख लीजिए। राजा महारानी के साथ वेश्याओं के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ वह निधि को सजा सवरा देखते हैं। निधि, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें महल में रखा और तुम यहाँ इन वेश्याओं के साथ गलत काम कर रही हो। नहीं महाराज, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। अगर तुम ऐसी नहीं हो तो इस जगह पर इस तरह सज सवर कर क्या कर रही हो? महाराज, ये सब मुझे महारानी ने पहनने के लिए दिया था और यही मुझे यहाँ लेकर आई थी। महाराज, यह झूठ बोल रही है। भला मैं किसी को अपने वस्त्र और गहने क्यों दूंगी? और रही बात इसे यहाँ लाने की, तो मैं इस जगह का रास्ता भी नहीं जानती। नहीं महाराज, रानी झूठ बोल रही है, यही मुझे यहाँ लेकर आई थी। महाराज, दरअसल बहुत दिनों से मेरे सोने के बाद मेरे वस्त्र और गहने गायब हो जाते थे, लेकिन सुबह वो मेरे पास वापस आ जाते थे। मुझे शक था कि कोई इन्हें पहनता है, इसलिए उस चोर का पता लगाने के लिए मैंने आज रात जागने का फैसला किया। मगर निधि को अपनी चीजें पहनते और महल से बाहर जाते देख मैं इसके पीछे आई तो पता चला यह एक वेश्या है। माना कि रानी अहंकारी है, लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा हुलिया ही बता रहा है तुम किस तरह की हो। ठीक है, ये तुम्हारा जीवन है, तुम जिस तरह चाहो अपना जीवन बिता सकती हो, लेकिन मेरे इस राज्य से तुम्हें हमेशा के लिए जाना होगा। राजा यह कहकर निधि को राज्य से बाहर निकाल देते हैं और निधि रोते रोते पड़ोसी राज्य में आ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? निधि यह सोचकर पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक सुंदर सी औरत आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? उस औरत के पूछने पर निधि खुद पर बीती सारी बात उसे बताती है, जिसे सुनकर वह औरत कहती है, कोई हम गरीबों का दुख नहीं समझ सकता। पर दीदी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? निधि, तुम मेरे साथ चलो। माना कि मैं भी एक वेश्या हूँ, मगर मैं यह वादा करती हूँ कि तुमसे इस काम के लिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। पर दीदी, मैं कोई वेश्या नहीं हूँ। जन्म से कोई वेश्या नहीं बनता, वेश्या हमें हमारी मजबूरी बनाती है। ये भूखा पेट हमें वेश्या बनने पर मजबूर करता है। माना तुम वेश्या नहीं हो, लेकिन अब तुम वेश्या के नाम से बदनाम हो चुकी हो। यह दाग हमेशा तुम्हारे दामन पे रहेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। निधि उस औरत की बात सुनकर उसके साथ वेश्याओं के अड्डे पर चली जाती है, लेकिन वह सारा दिन चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती है और बाकी सारी वेश्याओं को गलत काम करते देखती है। निधि, कब तक तुम ऐसी रहोगी? अब सच्चाई मान लो कि तुम भी एक वेश्या हो। उस औरत की बात मानकर निधि तैयार होकर अपने ग्राहक की तलाश में लग जाती है। तभी वहाँ वही दुष्ट क्रूर राजा आते हैं। उन्हें देखकर वो सारी औरतें डरकर वहाँ से भाग जाती है और राजा के हाथ सिर्फ निधि लगती है। नीच वेश्या, तुम लोग मेरे राज्य को अपने पाप से गंदा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। दूसरी तरफ राजा को निधि के उस रूप पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने महल के बागीचे में बैठे उस घटना के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ वही चिड़िया आती है। महाराज, आपने निधि को महल से क्यों निकाला? क्योंकि निधि एक वेश्या है और उसने हम सबसे झूठ बोला। चिड़िया राजा की बात सुनकर उन्हें रानी की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर राजा कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? महाराज, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने कक्ष में जाकर खुद देख लीजिए कैसे रानी अपनी सहेली से ये किस्सा बता रही है। चिड़िया के कहने पर राजा अपने कक्ष में जाते हैं और रानी की सारी बातें सुन लेते हैं। रानी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत की सुंदरता से इतनी जलन रखती थी कि आपने उस मासूम लड़की को वेश्या बना दिया। राजा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर मंत्री जी के साथ निधि को ढूंढते हैं। निधि को ढूंढते हुए वह पड़ोसी राज्य में पहुँचते हैं।
मंत्री जी, हमने निधि को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। अगर निधि नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, निधि आपको जरूर मिलेगी। राजा और मंत्री बात करते करते पड़ोसी राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी वह देखते हैं कि उस राज्य के दुष्ट राजा निधि को जिंदा जलाने जा रहे हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक वेश्या है, इसलिए मैं इसे इसके कर्मों की सजा दे रहा हूँ। सजा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बेकसूर है। नहीं, मैं आज इसकी जान लेकर ही रहूंगा। दुष्ट राजा यह कहकर जैसे ही निधि को आग लगाने लगते हैं, वैसे ही राजा केशव चौहान अपनी तलवार से उस दुष्ट राजा को मार देते हैं। निधि, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी झूठी अहंकारी पत्नी पर विश्वास करके तुम्हें अपने राज्य से निकाला था। अब मैं तुम्हारे सजा का हकदार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है निधि। निधि राजा की ऐसी बात सुनकर कहती है, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। निधि की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और निधि से कहते हैं, निधि, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह करके महारानी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। निधि की बात सुनकर राजा उसे वापस महल ले आते। महाराज, आप फिर इस वेश्या को महल ले आए? खबरदार, जो आपने एक बार भी निधि को वैश्या कहा, नहीं तो। रानी आरती, आपने निधि के साथ बहुत अन्याय किया है। अब आपकी सजा यह है कि आपको अभी इसी समय मेरे राज्य छोड़कर जाना होगा। अब मैं निधि से विवाह करके आपकी जगह उसे दूंगा। नहीं महाराज, आप रानी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रही बात आपसे विवाह की, तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। आपकी पत्नी बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रानी अर्पिता का है। राजा निधि की यह बात सुनकर रानी से कहते हैं, देखा रानी, आप हमेशा निधि की सुंदरता से जलती थी और इसी वजह से आपने उसे वैश्या बना दिया। लेकिन बदले में निधि ने आपका अच्छा चाहा और आपका घर बसाया। राजा की बात सुनकर रानी आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निधि से कहती है, निधि, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं महारानी, आप हमारी महारानी हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। निधि, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और आज तुमने यह साबित कर दिया कि सुंदरता मन की नहीं तन की होती है।